न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑटोट्रॉप न्यूट्रिशन क्या होता है, हेटेरोट्रॉप न्यूट्रिशन क्या होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, और एक और कौन सा न्यूट्रिशन पढ़ा था, पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है। इसके बाद फिर हमने देखा था कि प्लांट्स और एनिमल के लिए क्या क्या कंपोनेंट्स जो ऐसे हैं वो जरूरी होते हैं ताकि वो अपना फूड को बना सके जैसे प्लांट्स में, और जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उनकी बॉडी को सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी होती हैं। रिस्पायरेशन की डिफाइन पढ़ी थी, एक्सक्रीशन की डिफाइन पढ़ी थी। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म क्या होता था। ये सारे टॉपिक्स हम प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना कैसे बनाते हैं, हाउ प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। हमने पढ़ा था ना कि जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं और वो अपना खाना खुद से बनाते हैं। तो यही मैकेनिज्म जो होता है वो अपना खाना खुद से बनाते हैं। इसी मैकेनिज्म को आज इस वीडियो में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते हैं। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस क्या होता है देखो मैं बताती हूँ। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? राइट इट्स केमिकल इक्वेशन। फोटोसिंथेसिस हम एक प्रोसेस को कहते हैं जिससे अब प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। प्लांट्स जिस प्रोसेस से अपना खाना खुद बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के डिफाइन थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट हम फोटोसिंथेसिस का बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 6th-7th क्लास से, बट यहाँ पे थोड़ा सा मैंने हाई लेवल के डिफाइन लिख रखी है क्योंकि आप 10th में आ गए हो, थोड़ा सा चीजें हाई लेवल की होंगी, थोड़ा सा आपको अच्छे से उसे मेंटेन करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट एंड सम अदर ऑर्गेनिज्म यूज सनलाइट टू सिंथेसाइज न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एक बार और रीड करके बताऊं। Photosynthesis is the process by which green plants and some other organisms use sunlight to synthesize nutrients from carbon dioxide and water. यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिससे ग्रीन प्लांट्स और कुछ और ऐसे अलग ऑर्गेनिज्म अपना खाना बनाते हैं, और सिंथेसाइज देयर फूड। बट वो अपना सिंथेसाइज जो खाना बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं? प्लांट्स को 2-3 चीजों की जरूरत होती है, जैसे पहली हो गया सनलाइट, दूसरा हो गया वाटर, और थर्ड हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो वाटर उनको कहाँ से मिलता है? प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया था कि प्लांट्स को वाटर कहाँ? रूट्स के थ्रू सॉइल से मिल जाता है, ठीक है। सनलाइट तो पता है कि टॉर्च से तो सनलाइट निकलेगी नहीं, वो सूरज से ही मिलेगी अपन को, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को कहाँ से मिल जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से मिल जाती है। प्लांट्स जो रहते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, लेकिन ऐसे कई प्लांट्स रहते हैं जो रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और हल्के कम अमाउंट में ऑक्सीजन भी लेते हैं। बट जनरली जो प्लांट्स रहते हैं वो क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, और हम ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। समझ में आ गया? तो फोटोसिंथेसिस क्या है? वो एक प्रोसेस है जिससे कि ग्रीन प्लांट्स और कोई ऑर्गेनिज्म अपना खाना बनाते हैं, और वो खाना बनाने के लिए उन्हें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है? सनलाइट, वाटर, और बताओ जल्दी से, लिखा हुआ है सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। क्लियर हो गया इतना? और ये सेकंड पार्ट लिखा हुआ है, राइट इट्स केमिकल इक्वेशन। आप पहले डेफिनेशन अच्छे से समझ लो, फिर मैं इसके बाद आपको इसका केमिकल इक्वेशन लिख के बताती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज देखो, फोटोसिंथेसिस इन प्लांट जनरली इन्वॉल्व द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल एंड जनरेट्स ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट। फोटोसिंथेसिस में जब होती है फोटोसिंथेसिस तो कहाँ पे होती है? जो खाना बनता है वो जनरली लीफ पे बनता है, ठीक है। प्लांट की पत्तियों पे खाना बनता है। तो जो पत्ती होती है, लीफ होती है, उसमें ना एक ग्रीन पिगमेंट है। वो हरा कलर पता है क्यों होता है पत्तियों का? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। और जो पत्ती, कभी आपने कई ऐसे प्लांट्स देखे होंगे जो घर के अंदर लगाए जाते हैं जो व्हाइट कलर के रहते हैं या फिर येलो वगैरह कलर के हो जाते हैं, तो उनपे ना ये ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं रहता है, और जिस भी पत्ती पे क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है उसका कलर ग्रीन होता है, ठीक है। तो क्या समझ में आ रहा है कि जो भी पत्ती हरी कलर की है उसमें अपन कह सकते हैं ये क्लोरोफिल प्रेजेंट है। तो फोटोसिंथेसिस इन प्लांट जनरली इन्वॉल्व ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल एंड जनरेट ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट। ये जो क्लोरोफिल होता है ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहता है किसमें? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है और ये प्लांट्स का फूड बनाने में हेल्प करता है, ठीक है।
और जब ये खाना पूरा बन जाता है तो जैसे हम चाय बनाते हैं ना, तो चाय पत्ती ऐसे बाय प्रोडक्ट हमारा निकलता है, कचरा कह सकते हो है ना, बाय प्रोडक्ट हमारे वो किसी काम की आ जाती है। वैसे ही जब प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं तो उनका बाय प्रोडक्ट क्या रहता है, ऑक्सीजन, उनका कचरा रहता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो कि हम कचरा नहीं कह सकते, ऑक्सीजन कितनी ज़्यादा हमारे लिए यूजफुल है। आजकल ऑक्सीजन की कमी भी कितनी होती जा रही है ना। तो जो प्लांट्स रहते हैं जब वो खाना बनाते हैं तो बाय प्रोडक्ट क्या निकलता है, ऑक्सीजन, और वही ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। इतना समझ में आ गया। इसके आगे मैं केमिकल इक्वेशन बताऊं तो देखो केमिकल इक्वेशन क्या होता है, 6CO2 + 6H2O इज इक्वल टू, मतलब ये बनता है C6H12O6 + 6O2। ठीक है, यहाँ पे CO2 अपन किसको बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को, H2O किसको बोलते हैं, वाटर को। और जब देखो प्लांट्स ने कार्बन डाइऑक्साइड ले ली एटमॉस्फेयर से, वाटर उसको कहाँ से मिल गया, रूट के थ्रू, जमीन से मतलब कि सॉइल से मिल गया, ठीक है, वाटर मिल गया। और फिर जब प्लांट्स के अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रहते हैं और जब ये दोनों सनलाइट, मतलब कि पत्ती में, जब पत्ती में क्या रहता है, पत्तियों में जब कार्बन डाइऑक्साइड भी रहती है और वाटर भी रहता है और सनलाइट उस पर पड़ती है और इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, पत्ती पे हो रही है ये प्रोसेस तो उस पर क्लोरोफिल भी रहेगा और सन की लाइट पड़ेगी तो क्या बन जाएगा, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, और एज अ बाई प्रोडक्ट क्या निकलता है, ऑक्सीजन। ठीक है, एज अ बाई प्रोडक्ट क्या निकलेगा, ऑक्सीजन। तो ये प्रोसेस समझ में आ गई। अब आप पूछोगे कि यहाँ पे 6 आगे 6 क्यों लगा हुआ है, तो ये बैलेंस करने के लिए, इक्वेशन बैलेंस करना अपन ने सीखा है ना केमिस्ट्री के चैप्टर 1 में, इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं ये हमने सीखा है, इसीलिए यहाँ पे इक्वेशन को मैंने बैलेंस किया है। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस का क्या केमिकल रिएक्शन है, 6CO2 + 6H2O in the presence of chlorophyll and sunlight it gives C6H12O6 जो कि जिसे अपन कहते हैं ग्लूकोज एंड 6O2 ऑक्सीजन। समझ में आ गया ये चीज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेम द इवेंट ऑकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ये जो फोटोसिंथेसिस है इसमें क्या, कैसे, कब, कौन सी चीज पहले होती है, फिर क्या होता है। देखो तो सबसे पहले क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, जो सन की लाइट रहती है वो सबसे पहले एब्जॉर्ब होती है, मतलब पत्ती उसे एब्जॉर्ब कर लेती है, पत्ती उसे अपने में कलेक्ट कर लेती है, किसको, सनलाइट को। और लीफ को सनलाइट कलेक्ट कर पाने में मदद क्या करता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, मैंने अभी बताया था लीफ पे क्लोरोफिल, पत्तियों पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। फिर सेकंड होता है स्प्लिटिंग ऑफ H2O, जो H2O के मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। फिर H2O के मॉलिक्यूल्स अलग होते हैं, मतलब कि ऑक्सीजन इससे अलग हो जाता है और हाइड्रोजन अलग हो जाता है। क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ H2O का मतलब है कि ऑक्सीजन अलग हो जाता है और हाइड्रोजन अलग हो जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होता है, रिडक्शन ऑफ CO2 + H, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से और हाइड्रोजन से क्या बन जाता है, ग्लूकोज बन जाता है। और फिर लास्ट में क्या होता है, जो लाइट एनर्जी रहती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, केमिकल एनर्जी में। तो ये 4 स्टेप्स की प्रोसेस रहती है जिससे कि प्लांट्स अपना फूड बना पाते, प्लांट्स अपना फूड सिंथेसाइज कर पाते हैं। समझ में आ गई ये चीज। अच्छा, आपको पता है जैसे मैंने अभी बताया ना कि फोटोसिंथेसिस 4 पार्ट में होती है, 4 इवेंट्स में होती है। तो ये इवेंट कंटिन्यू एकदम नहीं हो जाते कि अभी जस्ट सनलाइट एब्जॉर्ब किया, फिर स्प्लिटिंग हुई और फिर ये सब एकदम से तुरंत नहीं होता है। जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस रहती है वो भी 2 पार्ट में होती है, पहला लाइट फेज रहता है और दूसरा डार्क फेज रहता है। तो यहाँ पे देखो वही मैंने बताया, फोटोसिंथेसिस के क्या 2 फेज रहते हैं, पहला लाइट फेज हो गया और दूसरा डार्क फेज हो गया। और अब आपके दिमाग में क्वेश्चन राइज होगा कि लाइट फेज क्या होता है और डार्क फेज क्या होता है। सो डिफाइन लाइट फेज। ड्यूरिंग डे टाइम व्हेन प्लांट्स एब्जॉर्ब द सनलाइट बाय द क्लोरोफिल, दिस प्रोसेस इज नोन एज लाइट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैंने क्या बताया कि जो लीफ होती है, पत्तियां होती है, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल, और यही क्लोरोफिल सन की जो सनलाइट होती है वो एब्जॉर्ब करता है। तो प्लांट्स क्या करते हैं कि डे टाइम पे वो क्लोरोफिल की मदद से, हेल्प से वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करके अपने अंदर रखते चलते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, लाइट फेज में क्या होता है कि जो क्लोरोफिल रहता है, जो कि लीफ में प्रेजेंट रहता है, वो सन की सनलाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते चलते हैं। समझ में आ गया आपको। ड्यूरिंग डे टाइम व्हेन प्लांट एब्जॉर्ब द सनलाइट बाय द क्लोरोफिल, दिस प्रोसेस इज नोन एज लाइट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस।
फिर यहाँ पे देखो, लाइट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द सन फॉर सनलाइट। ये तो अपन को पता है कि जब लाइट फेज में वो सनलाइट एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड होंगे, लाइट फेज जो होगा वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड होगा, सन पे डिपेंड होगा। अब फिर आता है हमारा नेक्स्ट डार्क फेज। डिफाइन डार्क फेज। द सनलाइट एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग लाइट फेज इज यूज्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी टू नरिश अदर सेल्स। एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन डार्क फेज is known as dark phase of photosynthesis। देखो, डार्क फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है, लाइट फेज में क्लोरोफिल की मदद से लाइट जो होती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है। अब डार्क फेज में वही लाइट जो होती है वो यूज होती है किसको, एनर्जी बनाने के लिए। एनर्जी बनाने के लिए मतलब कि फूड बनाने के लिए। तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, द सनलाइट एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग लाइट फेज। जो सनलाइट हम लाइट फेज के टाइम पे एब्जॉर्ब कर लेते हैं वो यूज होती है किसके लिए, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। और जो एनर्जी होती है वो डिफरेंट जो प्लांट्स के सेल रहते हैं उनको नरिश करती है, यही एनर्जी है ना। तो ये जो पूरी प्रोसेस रहती है इसी को हम क्या कहते हैं, डार्क फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। समझ में आ गया। फिर यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, डार्क फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन सनलाइट। जो लाइट फेज रहता था, लाइट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस रहता था वो डायरेक्टली सन पे डिपेंड होता था, लेकिन जो डार्क फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस रहता है वो डायरेक्टली सन पे डिपेंड नहीं करता है। समझ में आ गया लाइट फेज और डार्क फेज क्या होता है फोटोसिंथेसिस का। अब आप लोग के दिमाग में एक क्वेश्चन अराइज होना चाहिए कि जैसे आपने बताया है कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उसको होने के लिए क्या क्या जरूरी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी होती है, वाटर जरूरी होता है और सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो अब ये बताओ कि जो डेजर्ट में प्लांट लगे रहते हैं वो कैसे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं, वो अपना फूड कैसे सिंथेसाइज करते हैं। क्योंकि जो डेजर्ट में वाटर की क्वांटिटी होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है ना, डेजर्ट में पानी की कमी होती है, डेजर्ट में पानी नहीं होता, तो वहाँ जो प्लांट्स रहते हैं वो कैसे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं। तो वही यहाँ पे क्वेश्चन है एक, हाउ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन डेजर्ट प्लांट। जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस रहती है वो डेजर्ट प्लांट में कैसे होती है ना। तो देखो, डेजर्ट प्लांट टेक सनलाइट ड्यूरिंग डे टाइम। तो जो डेजर्ट के प्लांट्स रहते हैं वो क्या करते हैं, सनलाइट, जैसे बाकी प्लांट्स सनलाइट डे टाइम पे लेते हैं वैसे ही डेजर्ट के प्लांट भी सनलाइट डे टाइम पे ले लेते हैं, ठीक है। फिर द स्टोमेटा ऑफ डेजर्ट प्लांट डज नॉट ओपन टू स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। अब देखो ये स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा ना लीफ के पोर्स में होते हैं। स्टोमेटा क्या होता है, लीफ में पोर्स होते हैं जिससे कि वाटर ना लॉस होता जाता है, ठीक है, वाटर लॉस होता जाता है। और वो स्टोमेटा का पता है क्या काम रहता है कि वो गैसेस को एक्सचेंज करने में मदद करता है। जब स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं तो प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेने लगते हैं और जब स्टोमेटा बंद हो जाते हैं तो प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ले पाते हैं, ठीक है। तो स्टोमेटा को क्या है, स्टोमेटा वो एक पोर्स होते हैं जिससे कि प्लांट्स गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि द स्टोमेटा ऑफ डेजर्ट प्लांट डज नॉट ओपन टू स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। अब जब ये डे टाइम पे बाकी सारे प्लांट्स के जब स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं तो उससे ना कुछ क्वांटिटी में वाटर भी लॉस होने लगता है, मतलब कुछ क्वांटिटी में वाटर भी इवेपोरेट होने लगता है। तो इसी प्रोसेस को रोकने के लिए जो डेजर्ट प्लांट के स्टोमेटा रहते हैं, लीफ में जो स्टोमेटा रहते हैं वो क्या रहते हैं, बंद रहते हैं। डेजर्ट प्लांट में स्टोमेटा बंद रहते हैं ताकि इवेपोरेशन ना हो सके, क्योंकि पानी का और ज़्यादा इवेपोरेशन होगा तो पानी और कम हो जाएगा ना। और वहाँ पे ऑलरेडी हॉट क्लाइमेट रहता है तो वहाँ पे इवेपोरेशन की जो प्रोसेस रहती है वो फास्ट रहती है। तो इसी इवेपोरेशन की प्रोसेस को रोकने के लिए जो स्टोमेटा रहते हैं किसके, डेजर्ट प्लांट के, वो ओपन नहीं होते हैं डे टाइम में, वो स्टोमेटा बंद रहते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है एट नाइट टाइम स्टोमेटा गेट ओपन एंड टेक्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब आपने देखा होगा कि एक फैक्ट सुना भी होगा कि रेत जितनी जल्दी गर्म होती है वो उतनी जल्दी ठंडी भी होती है। तो डेजर्ट का क्लाइमेट जो कैसा रहता है, दिन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है लेकिन रात टाइम में वही क्लाइमेट ठंडा होने लग जाता है, ठीक है। तो रात टाइम क्या होता है कि ये स्टोमेटा जो रहते हैं ये ओपन होते हैं और यही स्टोमेटा से प्लांट्स जो रहते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं
और वाटर का इवेपोरेशन तो उन्होंने पहले ही रोक लिया था, मतलब रोक लिया था कि वाटर उनके पास थोड़ा सा प्रेजेंट रहेगा, थोड़ा नहीं, इवेपोरेशन की प्रोसेस रुक जाती है तो उनके पास वाटर भी रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा से रात टाइम एक्सचेंज कर लिए, वाटर हो गया, और सनलाइट क्लोरोफिल की मदद से डे टाइम में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इसी तरह से डेजर्ट प्लांट में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। समझ में आ गया आपको? इसको क्वेश्चन को चाहो और इसके आंसर को चाहो तो आप नोट कर सकते हो, इसे नोट कर लो फटाफट। अभी मैं आपको स्टोमेटा का डायग्राम बना के स्टोमेटा के जो फंक्शंस वगैरह होते हैं वो एकदम क्लियर कर दूंगी, बट स्टोमेटा का डायग्राम बना के और उसका फंक्शन पढ़ने से पहले ट्रांसपीरेशन पढ़ते हैं, ठीक है? ट्रांसपीरेशन इतना है, फिर उसके बाद स्टोमेटा का डायग्राम बना के उसके पूरे फंक्शंस पढ़ाते हैं, ठीक है? तो व्हाट इज ट्रांसपीरेशन? ऑल्सो राइट इट्स फंक्शन। ट्रांसपीरेशन इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर in the form of water vapor into the atmosphere। ट्रांसपीरेशन क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर। जब वाटर लीफ से कंटिन्यूसली इवेपोरेट हो रहा होता है तो उस इवेपोरेशन की जो प्रोसेस हो रही होती है उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीफ सरफेस। ट्रांसपीरेशन इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। वाटर वेपर कहो या इवेपोरेशन कहो, ठीक है? इनटू द एटमॉस्फेयर। जब वाटर जो होता है वो एटमॉस्फेयर में कंटिन्यूसली इवेपोरेट हो रहा होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपीरेशन। अब नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन के फंक्शन क्या होते हैं? हेल्प्स इन रेगुलेशन ऑफ प्लांट बॉडी टेम्परेचर। देखो जब क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही होती है तो ट्रांसपीरेशन क्या करता है? स्टोमेटा के पोर्स जो होते हैं ना वो बंद हो जाते हैं ताकि वाटर और भी ज़्यादा लॉस ना हो सके। क्या होता है? गर्मी में स्टोमेटा जो रहते हैं लीफ में प्रेजेंट रहते हैं वो बंद हो जाते हैं ताकि जो वाटर है वो लॉस ना हो सके इवेपोरेशन की प्रोसेस से। और जब ये वाटर लॉस नहीं होता है तो क्या होता है कि जो प्लांट का टेम्परेचर रहता है वो कांस्टेंट रहता है या मेंटेन रहता है। इसीलिए तो प्लांट्स जलने नहीं लग जाते ना, गर्मी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो प्लांट जलने लग जाते हैं, ऐसा थोड़ा होता है। वो स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, वाटर को अपने अंदर प्रिजर्व करने लग जाते हैं, इसीलिए प्लांट्स बॉडी का जो टेम्परेचर रहता है, प्लांट बॉडी का जो टेम्परेचर रहता है वो क्या रहता है? मेंटेन रहता है, ठीक है? फिर नेक्स्ट है हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर फ्रॉम रूट टू लीव्स थ्रू जाइलम। अब देखो पानी तो प्लांट्स को पानी कहाँ से मिलता है? सॉइल से मिलता है, और सॉइल से भी प्लांट्स की रूट सॉइल के अंदर एकदम अंदर तक रहती है, और वही रूट्स के थ्रू सॉइल से जो क्या मिलता है प्लांट्स को? वाटर मिलता है। और ये वाटर जो रूट्स में आ जाता है वो पानी को लीव्स तक कौन ट्रांसफर करता है? जाइलम। जाइलम का फंक्शन क्या होता है? वो वाटर ट्रांसफर करता है रूट से कहाँ तक? लीफ तक। और जो फ्लोएम होता है वो क्या ट्रांसफर करता है? लीफ से फूड को हर जगह ट्रांसफर करता है, हर पार्ट ऑफ द प्लांट्स में। क्या बताया? जाइलम जो होता है वो रूट से लीफ तक क्या ट्रांसफर करता है? वाटर ट्रांसफर करता है। और जो फ्लोएम होता है वो क्या ट्रांसफर करता है? फूड ट्रांसफर करता है। अब फूड अपन को पता है फूड कहाँ पे बनता है प्लांट्स में? लीफ में बनता है। जो फ्लोएम होता है वो फूड को कहाँ से कहाँ तक? लीफ से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में ट्रांसफर करता है। समझ में आ गया इतना? तो अब हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है एंड ऑल्सो राइट इट्स फंक्शन। देखो स्टोमेटा मैंने आपको पहले भी समझाया है, इसकी डिफाइन देखो, स्मॉल पोर्सेस प्रेजेंट इन द सरफेस ऑफ लीफ इज कॉल्ड स्टोमेटा। स्मॉल पोर्सेस जो छोटे छोटे से होल्स रहते हैं, पोर्सेस रहते हैं किस पे? लीफ पे, उसको अपन क्या कहते हैं? स्टोमेटा। स्मॉल पोर्सेस प्रेजेंट इन द सरफेस ऑफ लीफ इज नोन एज इज कॉल्ड स्टोमेटा। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट देखो फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा के फंक्शन क्या क्या होते हैं? पहला फंक्शन होता है हेल्प्स इन गैसेस एक्सचेंज। मैंने बताया था ना कार्बन डाइऑक्साइड कैसे जब स्टोमेटा ओपन होते हैं, रात टाइम ओपन होते हैं डेजर्ट प्लांट में तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करते हैं, गैसेस एक्सचेंज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं। ठीक है, फिर सेकेंड इसका फंक्शन है हेल्प्स इन ट्रांसपीरेशन। जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही होती है तो ये स्टोमेटा क्या होते हैं? क्लोज हो जाते हैं, और जब ये स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं तो वाटर लॉस नहीं हो पाता और प्लांट का जो टेम्परेचर रहता है वो कांस्टेंट रहता है या फिर बैलेंस्ड मेंटेन रहता है। समझ में आ गया इतना? फिर देखो स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। ईच स्टोमेटा हैव अ टाइनी पोर
which is guarded by 2 guard cell and then covered by subsidiary cell। नहीं समझ में आया? मैं डायग्राम बना के समझाती हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने स्टोमेटा पे 2 डायग्राम बना रखे हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, यहाँ पे स्ट्रक्चर पे क्या होता है, ईच स्टोमेटा हैव अ टाइनी पोर विच इज गार्डेड बाय 2 गार्ड सेल। ये इसके जो ये है 2, ये ऐसे ये 2 दिख रहे हैं आपको, ये इसके गार्ड सेल है, ठीक है। क्या है, ये 2 हो गए, यहाँ पे ये 2 हो गए, ये क्या है, गार्ड सेल है। फिर इसके बाद एंड देन कवर्ड बाय सब्सिडियरी सेल, और ये गार्ड सेल जो होते हैं वो किससे कवर्ड होते हैं, सब्सिडियरी सेल से कवर होते हैं, ठीक है। तो क्या समझ में आ रहा है इसमें, देखो ये सब्सिडियरी सेल है, ठीक है, और यहाँ पे ये 2 आंख जैसे जो आपको नजर आ रही है, ये न्यूक्लियस होता है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है। फिर ये स्टोमेटा पोर है, और फिर ये क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। इस पे भी वही सेम चीज है, सब्सिडियरी सेल है, स्टोमेटा पोर्स है यहाँ पे, और ये क्लोरोप्लास्ट है। ये जो छोटे छोटे सर्कल्स दिख रहे हैं ये क्लोरोप्लास्ट है, और यहाँ पे जो 2 आंख टाइप में दिख रही है ये क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। अभी जस्ट हमने रीड किया है कि जो स्टोमेटा होता है उसके फंक्शन क्या होते हैं, पहला गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है, और दूसरा क्या होता है, ट्रांसपीरेशन में हेल्प करता है। ट्रांसपीरेशन क्या है, लॉस ऑफ वाटर को रोकना, ठीक है, पानी कम ना हो इसलिए स्टोमेटा क्या होते थे, बंद हो जाते थे, ठीक है। तो ये जो पहला स्टोमेटा मैंने बनाया है ए डायग्राम, इसमें ओपन स्टोमेटा पोर है। स्टोमेटा पोर क्या है, ये अंदर का पार्ट। अब जब स्टोमेटा पोर जो होता है वो ओपन रहता है तो क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होती है। जब ये खुला रहता है, ऐसे खुला रहता है तो क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होती है। लेकिन जब इस डायग्राम में आप देखोगे तो यहाँ पे जो स्टोमेटा पोर है वो क्लोज है, वो ऐसे ऐसे धीरे धीरे स्टोमेटा पोर सिक्वेंटली टाइप में लग जाता है, एकदम पास आने लगता है। ये होल मैंने क्या बताया था, पोर होता है। अब यहाँ पे डायग्राम में बड़ा सा मैंने बनाया है क्योंकि आपको समझ में आ सके, बाकी बहुत छोटा माइक्रोस्कोप से भी नहीं नजर आता, उनके इतने छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो स्टोमेटा पोर होता है वो एकदम सिकुड़ने लग जाता है, पास पास आने लग जाता है, और धीरे धीरे वो पूरा ये क्लोज हो जाता है। जब ये क्लोज हो जाता है तो वाटर का जो लॉस होता है उसे हम रोक पाते हैं, समझ में आ गया। जब ये ओपन रहता है तो गैसेस का एक्सचेंज हो सकता है, और जब ये क्लोज हो जाता है तो ना तो गैसेस का एक्सचेंज हो पाता है और लॉस ऑफ वाटर भी नहीं होता है, ठीक है। समझ में आ गई। ये डायग्राम को आप अपनी कॉपी में भी बना सकते हो गया सबका। अब देखो मैं क्या कर रही हूँ कि स्टोमेटा से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो मैं आपको लिखाती जा रही हूँ, आप इन्हें प्रॉपरली अपनी कॉपी में नोट करते चलना, ठीक है। 4-5 ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टोमेटा कॉन्सेप्ट से हर बार पूछते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो देखो, राइट द मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा कब ओपन होते हैं और कब क्लोज होते हैं उसका अपन को मैकेनिज्म लिखना है। The guard cell swells when water flows into them। जो गार्ड सेल्स होते हैं, जो मैंने बताया था ना कि ऐसे यहाँ पे स्टोमेटा पोर होता था, फिर इसके बगल में ऐसे ऐसे गार्ड सेल्स होते थे। तो ये जो गार्ड सेल होते हैं वो फूल जाते हैं ना, बड़े हो जाते हैं, स्वेल व्हेन वाटर फ्लोज थ्रू देम। जब इनसे पानी जो होता है वो फ्लो होता है, पत्ती के लीफ में क्या होता है, लीफ में स्टोमेटा होता है, और जब लीफ से स्टोमेटा के गार्ड सेल से जब पानी पास होता है तो ये जो गार्ड सेल रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं, फूल जाते हैं, कॉजिंग द स्टोमेटा पोर टू ओपन। और जब ये जो गार्ड सेल होते हैं ये जब इनसे पानी फ्लो होता है तो ये फूल जाते हैं, तो इसके जो स्टोमेटा पोर, यहाँ पे जो स्टोमेटा पोर रहता है, यहाँ पे ऐसे डार्क कलर का मैंने बनाया था ना, तो जो स्टोमेटा पोर भी रहता है वो भी ओपन हो जाता है, ठीक है। पोर स्टोमेटा पोर टू ओपन एंड द पोर क्लोज इफ द गार्ड सेल श्रिंक। और ये जो पोर होता है वो श्रिंक हो जाता है, मतलब कि एकदम सिकुड़ सा जाता है जब पानी वहां पे नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एंड द पोर क्लोज इफ द गार्ड सेल श्रिंक। जो गार्ड सेल होते हैं अगर इनसे पानी चला जाता है तो सिकुड़ने लग जाते हैं, तो जब ये गार्ड सेल सिकुड़ते हैं तो ये जो पोर होता है वो भी सिकुड़ने लग जाता है, और ये पोर जो होता है वो बंद हो जाता है, ठीक है। तो समझ में आ गया यहाँ तक। फिर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन बी लॉस्ट थ्रू दिस स्टोमेटा। ये जो स्टोमेटा होता है अगर हर टाइम स्टोमेटा के जो पोर है वो ओपन रहे तो इससे काफी ज्यादा पानी जो है वो लॉस हो सकता है। इसीलिए जो प्लांट्स होते हैं वो अपने स्टोमेटा के जो पोर्स रहते हैं उनको बंद कर लेते हैं ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द प्लांट्स क्लोज दीज पोर्स व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। जब प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के
प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं रहती है, मतलब जब प्लांट्स के पास सफिशिएंट अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड रहता है तो ये जो पोर्स रहते हैं प्लांट्स उन्हें क्लोज कर लेते हैं ताकि वो लॉस ऑफ वाटर को रोक सके, ठीक है, पानी को बचा सके, अपने अंदर कंजर्व कर सके। नोट कर लो इस क्वेश्चन को, लिख लो अच्छे से। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, व्हाट इज गार्ड सेल, राइट फंक्शन ऑफ इट। मैंने बताया था ना कि गार्ड सेल क्या होता है, याद है ना सबको, ये स्टोमेटा पोर होता था, फिर ऐसे गार्ड सेल होते थे, ये ऐसा करके अच्छे से बना दे, कान टाइप में मुझे नजर आ रहा है चलो कोई बात नहीं, ये गार्ड सेल होते हैं। व्हाट इज गार्ड सेल, गार्ड सेल की डिफाइन क्या है, गार्ड सेल आर द सेल विच आर प्रेजेंट आउटसाइड द स्टोमेटल पोर एंड हेल्प्स इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। गार्ड सेल्स क्या होते हैं, गार्ड सेल वो होता है जो स्टोमेटा पोर के बाहर प्रेजेंट होता है और वो किस में हेल्प करता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा के ओपन होने और क्लोज होने में जो गार्ड सेल होते हैं वो हेल्प करते हैं। फिर फंक्शन ऑफ गार्ड सेल, द फंक्शन ऑफ गार्ड सेल इज टू ओपन एंड क्लोज स्टोमेटा according to the requirement of carbon dioxide by plant in the process of photosynthesis। गार्ड सेल का फंक्शन क्या होता है, वो स्टोमेटा पोर को ओपन और क्लोज करते हैं, और वो कब ओपन कब करते हैं, जब प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट रहती है, और वो गार्ड सेल स्टोमेटा को क्लोज कब कर देते हैं, जब प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, तब वो स्टोमेटा पोर्स जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं, और वो बंद किसकी वजह से होते हैं, गार्ड सेल उन्हें हेल्प करता है बंद करने में। समझ में आ गया इतना। देखो अभी लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डज प्लांट बॉडी प्रिवेंट फ्रॉम बर्निंग इन एक्सट्रीम हीट। मैंने ऑलरेडी ये बताया आपको, फिर भी ये पूरा फॉर्मेट में मैंने इंग्लिश में आंसर लिख दिया, आप इसे समझो और नोट करो, ठीक है। When plant body heat, water present in the body also get heated। देखो जब प्लांट गर्म होते हैं तो उनके अंदर जो वाटर स्टोर होता है वो वाटर भी गर्म होने लग जाता है, ठीक है। एंड इट टेक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फ्रॉम प्लांट बॉडी टू इवेपोरेट। और देखो जब वो पानी गर्म होने लग जाता है तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वो जो पानी गर्म हो गया उसको वेपराइज होने के लिए भी हीट की जरूरत पड़ती है, तो वो पानी वेपराइज होने के लिए हीट कहाँ से लेता है, प्लांट बॉडी से हीट लेता है, और जब वो प्लांट बॉडी से हीट ले लेता है और वो पानी इवेपोरेट हो जाता है, पानी धीरे धीरे करके इवेपोरेट होता है और प्लांट बॉडी से क्या हीट लेता जाता है। इसी तरह प्लांट बॉडी की हीट कम रहती है और जो प्लांट्स रहते हैं वो जलते नहीं है, बर्न नहीं होते। When plant body heat, water present in the plant body also get heated and it take latent heat of vaporization from plant body to evaporate, ठीक है। In this way, heat of plant body get decreased and plant can survive in extreme heat without burning। समझ में आ गया पूरा, इसको आप नोट कर लो। सो आई होप आपको मेरे साथ ये प्लांट्स के बारे में पूरा, प्लांट्स कैसे अपना फूड बनाते हैं, कैसे उनकी क्या क्या प्रोसेसेस होती है, स्टोमेटा क्या होता है, गार्ड सेल क्या होते हैं, इनके फंक्शंस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। ट्रांसपिरेशन, वाटर लॉस कैसे होता है, इसे हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में डिस्कस कर ली है। मैंने हर एक टॉपिक को अच्छे से कवर करने की कोशिश की है, मैंने हर एक टॉपिक को आपको आसान तरीके से समझाने की कोशिश की।